अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की तरह वो भी इलेक्शन की शफाफियत को लेकर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। हम सबको याद है 2013 में इमरान खान जिस तरह 35 पंचेस लगाने की बात करते थे, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि अगर इंतखाबात में को पंक्चर किया गया तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। खुर्शीद शाह साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अवाम के हक पर, अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए ही सब कुछ प्लान हो रहा है। ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों? सिलेक्शन की भी बातें हो रही हैं कि सिलेक्शन हुई तो इससे मुल्क का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। हमें पता है जिस तरह इत्तेहाद बन रहे हैं, सिंध में जो इत्तेहाद बना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नून लीग और MQM का, मौला बख्श चांडियो साहब ने तो कह दिया है कि जिस तुरम खान को हमसे मुकाबला करना है वो मुकाबला कर ले। हर जगह जब भी इलेक्शंस होते हैं मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ सियासी पार्टी एक दूसरे के साथ इंतखाबी अलायंस करती हैं, सियासी जोड़ तोड़ शुरू होता है जो हमें नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं वो जिसे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब नून लीग को ही किंग्स पार्टी समझ रही है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि 2008 में जिस तरह किंग्स पार्टी को शिकस्त दी थी इस बार भी हम शिकस्त देंगे। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जरा देखिए। जनरल बाजवा साहब खुद एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात की शफाफियत को लेकर ऐसे ही सवाल उठाती रही। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है, तो ऐसे में इंतखाबात की अहमियत क्या रह जाएगी? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे, चौथी बार वही वज़ीर आज़म बनेंगे, तो क्या ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई ये सिलेक्शन हो रही है? क्या वाकई 2018 में जिस तरह तहरीक इंसाफ को मैनेज किया गया, जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार पे बिठाया गया, जो बात आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है कि 2018 में जो ट्रीटमेंट तहरीक इंसाफ के साथ था वही ट्रीटमेंट आज नून लीग के साथ हो रहा है। तो अगर इसी तरह सवालात उठाती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो क्या अहमियत रह जाएगी ऐसे इलेक्शंस की? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि शायद आप लोगों को पता चल गया है कि वक्त का जो धारा है ये कहीं और जा रहा है। हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से वोट मांगने जा रहे हैं और आवाम को पता है कि हमारी कारकर्दगी क्या है, इसलिए वो हमें वोट देंगे। हमारी कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खतरात महसूस कर रही है, इसलिए आप लोग इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा रहे हैं। चांडियो साहब, हम उनको हक है वो अपनी बात करें और अपनी कुव्वत के मौजूदगी का इजहार करें, लेकिन वक्त के धारे का हमें पता है। ये कौन सा वक्त का धारा है जो आज इन चंद दिनों में आपको लगा है कि आपकी तरफ वक्त का धारा है? 1 महीना पहले तो आपके तरफ वक्त का धारा नहीं था। लोग तो यही थे। आपने तो कभी नहीं कहा पंजाब में हमारा वक्त का धारा चल रहा है। अभी अचानक क्या वक्त का धारा आ गया है? जहां तक मेरे कायद की बात है उन्होंने ठीक कहा है। जब हम कहते किंग पार्टी, सवाल ये है हमें आप PTI से ना जोड़ें। हम PTI नहीं हैं, हम पाकिस्तान के इदारों से लड़े नहीं हैं। हमने पाकिस्तान के कौमी सकाफती इदारों को, कौमी मिल्कियत को आग नहीं लगाई। हमने पाकिस्तान के खिलाफ, सालिमियत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हम इदारों के सामने डट के खड़े नहीं हो गए हैं। हमने अदलिया पर हमला नहीं किया। हमने अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बेइज्जत नहीं किया, मारा नहीं। आप हमारा मुकाबला PTI से ना करें, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी ही समझ के करें, जो एक इंतहाई मोहब्बे वतन पार्टी है, जो बेपनाह नुकसान। तहरीक इंसाफ से आपका मुकाबला कोई नहीं कर रहा, हालात की हम बात कर रहे हैं। हम हालात की बात कर रहे हैं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठा रही है, इस तरह आप लोग भी उठा रहे हैं। अभी आपने कहा
कि जिस तरह पीटीआई हम में, ये जिस तरह वाली बात गलत है। हम में और पीटीआई में फर्क है। पीटीआई बात करेगी तो उसका इरादा ख्याल कुछ और होगा। हम पाकिस्तान की इंतहाई मुहब्बे वतन जमायत है। हमने कभी पाकिस्तान के इदारों पे हमला नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह नहीं, हमारे से अलग मामला है। हमने हमने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब को जो खुदा न खास्ता जेल में जाना चाहिए, या अल्लाह न करे कि वो कोई खतरनाक बात हो। ना, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो क़यादत करें। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि गए थे आप कैदी, गए आप जेल से, गए आप मोहलत लेकर चंद महीनों की वादा करके आने का, तो वादा करके आने का तो बादशाह बन के आने का वादा किया था क्या? आने का मतलब था उसी हैसियत में आते। हम ये कहते हैं कि मियाँ साहब कैदी गए थे, कैदी आते यहाँ के रियायतें लेते कानून और आइन से और अदालतों से, तो उनकी गर्दन ऊंची हो जाती और हम सियासी लोग भी उन पर फख्र करते। जैसा उन्होंने कुछ जमाना पहले, कुछ महीने पहले, 1-2 साल जो मौक़िफ़ रखा है, हम समझते कि मियाँ साहब उसी रास्ते पर है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब वो आए हैं जिस तमतराक से, वो तो लाडले का आना है। वो जो सियासी कैदी यहाँ से गए थे, इसमें क्या सिर्फ नहीं तो इसमें क्या सिर्फ नवाज शरीफ का कसूर है? ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती है। ऐसा तो नहीं है कि ये सारा सिस्टम नवाज शरीफ के ताबे चल रहा है। कोई तो है जो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। कौन है वो? लेकिन वो आप भी जानती हैं। लेकिन बात यह है कि एक ताली तो सबके साथ लगती रहती है, लेकिन जिस ताली के साथ वकार साथ हो, उसको तो फैसला अपना करना पड़ेगा ना। कल तक तो वो जिस अंदाज से बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है फैसलाबाद थी, वहां तकीर कर रहे थे, बाजवा साहब से मुखातब थे मियाँ साहब। बाजवा साहब ये भी पता है, बाजवा साहब ये भी पता है। हम नहीं कहते कि ये फिर मद्दे मुकाबला आ जाए हमारे इदारे के, बिल्कुल नहीं। हम कहते हमें भी आजादी तो हो, हमारे साथी वही तरीकेकार तो हो। चलो हम लाडले नहीं, चलो हम कोई पीटीआई भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कौम परस्त, पाकिस्तानी कौम परस्त क़यादत के नीचे काम करती है, उसकी क़यादत में काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोबे वतन जमायत है और हर हाल में आइन को और पाकिस्तान की सलामती को मद्देनजर रखती है। सिंध में जो इत्तेहाद हुआ है, कितने खतरात हैं आप लोगों को इससे? बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि इस इत्तेहाद का तो हमें फायदा ही होगा। कैसे फायदा होगा? एमक्यूएम का अपना वोट बैंक है, मुस्लिम लीग नून उनके साथ मिल गई है और पार्टियों को वो साथ मिला रहे हैं। कैसे आप लोगों को कैसे इस इत्तेहाद का फायदा होगा चांडियो साहब? अब मेरे लीडर की बात है, मैं उसका इनकार नहीं करूंगा, उनकी तस्दीक करूंगा। तफसील तो वो बता सकते हैं, मैं ऐसी कोई बात करूं जो उनके जहन में नहीं हो। लेकिन जहां तक ताल्लुक है सिंध में इत्तेहाद का, तो हर दौर में जब भी इलेक्शन आई है, सिंध में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनता है। कोई वजह तो होगी। नून लीग एमक्यूएम से पहले भी हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर चुकी है, पहले भी कौम परस्तों को लेकर हमारे सामने आई। और ये जीडीए पहले भी हमारे खिलाफ इत्तेहाद किया, कहा हम मुतबादिल बनेंगे पीपल्स पार्टी का। कोई बात नहीं। अभी गुज़िश्ता इंतखाबात में पीटीआई जीती है सीटें। एमक्यूएम किस सीटों पे नाज कर रही है? एमक्यूएम से तो बार बार ये सीटें छीन लेते हैं, या एमक्यूएम खुद दे देती है किसी मुआहदे के तहत। अभी गुज़िश्ता इंतखाब में तो पीटीआई जीती है कराची से, एमक्यूएम तो नहीं जीती। तो किस सीटों की एमक्यूएम बात करेगी? हम ये कहते हैं कि ये मसरूई इत्तेहाद होते हैं, पैदा किए जाते हैं। अभी जैसे एमक्यूएम की सीटें हैं नहीं, लेकिन एमक्यूएम कह रही हम आ रहे हैं, हमसे इत्तेहाद हुआ नून लीग का। क्या वजह है? पीटीआई सीटें पीटीआई के पास, इत्तेहाद एमक्यूएम से होगा। और इस बार उनका टारगेट चांडियो साहब अंदरूने सिंध है। वो अंदरूने सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं और बकौल उनके इस बार शिकस्त होगी। मैं आपको एक बात करूं, अंदरूने सिंध भी सिंध है, बैरून सिंध भी सिंध है। सिंध में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नमल बदल नहीं है। लेकिन हम खिलाफ नहीं हैं किसी भी जमायत के। जो जमायत आकर सिंध में काम करना चाहे, इंतखाबी काम करना चाहे, सियासी काम करना चाहे, हम दहशतगर्द तंजीम थोड़े ही है कि उनका गले में पड़ जाएंगे। नहीं, हमारा सियासी मुकाबला है। आए सद बिस्मिल्लाह, आ जाए सिंध में आकर काम करें, आ जाए सिंध में सियासत करें। हमें तो किसी से भी इख्तिलाफ नहीं है।
हम समझते हैं कि हमारी मेहनत है, हमारी कुर्बानियां है। हमारे विरसे में भुट्टो और बेनजीर साहब आए, फिर अकलमंदी दानिशमंदी में आसिफ साहब को हर बहरान में पाकिस्तान की जमायतें याद करती हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब, खुद नवाज शरीफ साहब गुज़िश्ता बहरान में उनको सवाए आसिफ अली जरदारी के और कौन याद था। फिर हमारी मौजूदा क़यादत बिलावल साहब, पाकिस्तानी मोहब्बे वतन कौम परस्त क़यादत है, रोशन ख्याल क़यादत है, नौजवान क़यादत है। पूरी दुनिया में उन्होंने खुद को मनाया है। अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के हैसियत में उनको चांडियो साहब, आप लोगों के खिलाफ इत्तेहाद बन रहे हैं, सिंध में आप लोगों के खिलाफ अगर इत्तेहाद बन रहे हैं तो पंजाब में क्या आप लोग भी तहरीके इंसाफ के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इत्तेहाद बना सकते हैं, या ऐसी कोई इरादा है, ऐसी कोई हिकमत अमली है आप लोगों की भी? जिस तरह सिंध में आप लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, आप लोगों को टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। अभी मुझे इरादे का पता नहीं है कि क़यादत का ये इरादा है कि हम पीटीआई से मिलकर मुकाबला करेंगे। नहीं, अभी तो है हम अपनी मुकाबला करेंगे। मैं बार बार एक बात कहता आया हूं कि पाकिस्तान में, पंजाब में जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को अपने साथ जोड़ दिया, जिन्होंने भुट्टो साहब पर, बीबी पर फख्र किया, उनके लिए खुद को आग में जलाया, खुद को शाही किलों में कैद करवाया, उन लोगों की औलादे जिंदा हैं। ये तो हमारे से हमारी मकामी क़यादत की गलती थी गुज़िश्ता इंतखाब में, जिसमें ये पीटीआई आ गई। हमारे आज भी लोग हैं, हमारे भाई आज भी वहां हैं, आज भी वहां हर शहर में पीपल्स पार्टी मौजूद है। और इन दिनों में बिलावल साहब ने जिस अंदाज से सियासी काम किया है उसकी अहमियत और कदर होगी। मैं समझता हूं उसकी बुनियाद पर हम लेकर लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी के बाद बारहा ये कह चुकी है कि इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरुम्मीद है कि 8 फरवरी से पहले नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उस पर फैसले भी आ जाएंगे और वो उन मुकदमात से क्लियर भी हो जाएंगे और हम इलेक्शन जीतकर नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। दूसरी तरफ जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता होना नवाज शरीफ के लिए रुकावट बन सकता है। पीडीएम की जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम थी जिसमें जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, ये नवाज शरीफ पर लागू नहीं होती। इसलिए नवाज शरीफ जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं इसी बुनियाद पर। सिर्फ यही नहीं, शाहिद खान अब्बासी भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ नया कानून बनाकर अब माजी के जो अदालती फैसले हैं उनको बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 2018 में सियासत से नाअहल किया था ताहयात के लिए नवाज शरीफ को, और एहतसाब अदालतों ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में सख्त सजाएं दी थी। इन रेफरेंसेस में एवन फील्ड में तो उनकी सजा मुअत्तल हो गई है और अल अज़ीज़िया में हमने देखा कि उनकी वापसी पर पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा मुअत्तल की थी। लेकिन इसके बाद भी जो कानूनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि ये जो एक्ट है इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम, ये बिल्कुल नवाज शरीफ की सजाओं पर बिल्कुल लागू नहीं होता और वो नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं और यही अल अज़ीज़िया में सजा याफ्ता होना उनके लिए इलेक्शंस लड़ने में रुकावट बन सकता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका। आबिद ज़ुबैरी साहब, जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं ये बहस बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो वो नून लीग है और नून लीग के जो कानूनी माहिरीन हैं, जो वकला हैं, वो ये समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद अब नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली थी वो खत्म हो गई है, लिहाजा नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अब अहल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई नवाज शरीफ की जो नाअहली है इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद खत्म हो गई है? सर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वो बिल्कुल पुरुम्मीद वो सही है, क्योंकि सारा जो सिस्टम है माशाल्लाह से वो उनके हक में चल रहा है, तो उनकी उम्मीद जो है और ज़्यादा उम्मीद होना उनके बिल्कुल वो बरहक हैं इसमें, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लीगली ओपिनियन ज़रा फ़र्क है उसमें। जो कानूनी राय मेरी ये है उसके अंदर कि देखिए आपको याद होगा 62(1)(f) में इनकी नाअहली हुई थी और ताहयात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर लार्जर बेंच ने आपने अभी खुद फरमाया। और देखिए आपको याद है 62(1)(f) जो था ये अमेंड हुआ था 18वीं तरमीम में। उसमें कहा था कि आप ऑनेस्ट हैं, सिगेशियस वगैरह, दयानतदार वगैरह हैं और कोई इस तरह की कोई डिक्लेरेशन कोर्ट से नहीं आई भी हो। इस केस में क्योंकि अब उन्होंने ये डाल दिया था कि कोई डिक्लेरेशन आ जाए कि आप दयानतदार नहीं है और ईमानदार नहीं है तो फिर आपकी नाअहली बनती है। और कहा जहाँ क्योंकि कोई पीरियड नहीं दिया हुआ होता उसका आइन में, तो आपकी नाअहली ताहयात है। तो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद भी कई फैसले आए कि अगर सुप्रीम, और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर देखिए इन्होंने सेक्शन 232 को अमेंड किया। उसके अंदर कह दिया कि जी जिसकी अगर नाअहली कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या किसी पे हुई हो उससे 5 साल तक होगी। मैं समझता हूँ कि ये आइन, क्योंकि ये एक आइन की तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक कानून बना के उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और अगर इनको ख़त्म ही करना है तो कोई आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी 62(1)(f) में। तो जब तक वो तशरीह है मतलब क्या है 62(1)(f) को तब्दील किया जाए, दस्तूर में तब्दीली लाई जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फिर लार्जर बेंच बैठे और इसको रिव्यू करे, यही तरीका हो सकता है। रिव्यू कर, यही तरीका हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये अगर सुप्रीम कोर्ट में केस इनका दोबारा पहुंचे, और किस तरह से पहुंच सकता है, हो सकता है जब ये कागजात नामजदगी अपने दाखिल करें उस पे ऑब्जेक्शन वो रिजेक्ट हो जाए, फिर उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट तक तो नेचुरली वो बाइंडिंग होगा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि जी ये नाअहली इन व्यू ऑफ दिस एक्ट हम नाअहली हमारी बरकरार नहीं रहती और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पे नहीं लगता 2018 वाला। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जाके उसको रिव्यू कर ले या उसको चेंज कर दे कि जी हाँ आप सही कह रहे हैं कि जी अब आप पे लागू नहीं होता वो फैसला। और इस अमेंडमेंट एक्ट, ये जो अमेंडमेंट आ गई सेक्शन 232 में, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये लागू नहीं होता, तो इन्होंने तो तरमीम सदर के इलेक्शन डेट की अनाउंस करने का जो इख्तियार था वापस लेकर वो भी तो तरमीम की थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये आपको सदर पाकिस्तान से आप लोगों को मुशावरत करनी है, जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने की। तो जब उस एक्ट में तरमीम को नहीं माना, जो इख्तियार वापस लिया सदर पाकिस्तान से, तो आपको लगता है कि फिर ये कैसे अप्लाई हो सकता है? नहीं, लेकिन देखिए वो इस तरह इतना सिंपल नहीं है जो आपने फरमाया। उसकी वजह ये थी कि इवन सेक्शन 57 जो था, 57 जो था, जिसके अंदर तरमीम की गई और सदर के पहले मशावरत होनी थी इलेक्शन कमीशन से, वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया। लेकिन वो भी शुरू होता है सेक्शन 57 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसके अंदर खुद उन्होंने कह दिया, जबकि हर लॉ जो उसका आइन के नीचे होता है वो सब्जेक्ट ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें डाल दिया गया क्लॉज सब्जेक्ट टू सेक्शन 57 इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस द डेट और डेट्स, जो लिखा सेक्शन 57 में। लेकिन यहाँ तो आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 है, जिसके तहत है कि अगर सदर डिसॉल्व करता है असेंबली तो उसको तारीख देने का इख्तियार है। ये लोग नहीं मानते थे इस व्यू, और सारे 3 महीने इन्होंने निकाल दिए, 90 दिन निकाल दिए इसी बहस में कि जी हम आप सदर साहब आपकी तो जरूरत है, हम आपसे मिलेंगे भी नहीं, कुछ आपसे फायदा नहीं है मिलने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि नहीं, ये इख्तियार जो है वो सदर का है, और ये इस तरह से फिर उनको उनके पास भेजा गया। लेकिन आप देखिए 90 दिन का पीरियड तो गुजर गया, आइन टूट चुका है, 90 दिन का पीरियड गुजर गया। एक तरह से बेसिकली ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत अब 8 फरवरी इसमें तारीख आ गई। और आबिद ज़ुबैरी साहब, 8 फरवरी से पहले अगर नवाज शरीफ के मुकदमात का फैसला नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर भी ये तो इतने कॉन्फिडेंट है, ये तो कागजात नामजदगी भी जमा करवाएंगे, क्योंकि बकौल इनके कि वो 5 साल की नाअहली हमने तो कर दी है, तो वो तो मुद्दत खत्म हो चुकी है। अगर फैसला नहीं आता तो फिर क्या होगा? देखिए ये तो बड़े कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, फर्स्ट करें रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात दाखिल करते हैं, 2 चीज़ों को इनको जवाब देना होगा। एक तो इनकी ताहयात नाअहली के, या नाअहल है तो डिस्क्वालीफाइड है, ये लड़ नहीं सकते इलेक्शन। फिर ये अल अजीज़िया और एमन फील्ड में इनकी सजाएं मुअत्तल हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं, तो वो भी इनको जवाब देना होगा, अनलेस वो अपीलें भी इनकी चल के ख़त्म हो जाए, इनके हक में ख़त्म हो जाए। आप देखिए कितना इस मुल्क के अंदर अजीब कानून, अजीब चीज़ें हो रही हैं कि एक हाई कोर्ट की दी हुई सज़ा को सेक्शन 401 जो नैब के अंदर दी गई थी, उसको एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, उनको मुअत्तल कर दिया उनकी सज़ा को। तो ये भी एक देखना होगा कि उनके पास ये इख्तियार था या नहीं। गवर्नमेंट ने, उसके पास क्या इख्तियार है सज़ा को मुअत्तल करने का?
देखिए बीबी केयर टेकर तो यहाँ आपके इलीगल बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो चले जा रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आज उनको फर्दर लाइसेंस मिल गया कि 8 फरवरी तक वो चलें इस मुल्क के अंदर। तो देखिए ये चीजें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई मानता नहीं। सिब्तैन खान के केस में फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि ये 90 दिन का मतलब होता है 90 दिन, उसके बाद भी कोई इलेक्शन नहीं हुए। अब सारे इलेक्शन अनाउंस हो गए कि जी 8 फरवरी को होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं वो फैसले। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन को तो इस वक्त उस मुल्क में माना ही नहीं जा रहा। जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, जब कागजात नामजदगी नवाज शरीफ साहब के जमा वो जाहिर है वो करवाने जाएंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन का भी तो इम्तिहान होगा। इलेक्शन कमीशन क्या कंफ्यूजन का शिकार नहीं होगा कि एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ताहयात नहली का, उसने उसके मुताबिक देखकर फैसला करना है कि कागजात नामजदगी मंजूर करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, या उसने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को देखना है? तो इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला करेगा? बेबी देखिए, इसमें आप देखें इस मुल्क का सबसे बड़ा जो आइन को जिसने तोड़ा बिसाइड पीडीएम की हुकूमत ने वो तोड़ा है, और पार्लियामेंट ने वो तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवा के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और अब 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा के इस बहस में डाल दिया कि जी सदर तारीख नहीं था, हमें तारीख देनी है। तो आप दे देते तारीख, आपने दी, आप लिमिटेशन के उसमें चले गए। देखिए जो आप फरमा रही है इलेक्शन कमीशन का, देखिए अगर रिटर्निंग ऑफिसर जो होगा वो जुडिशरी से होगा, कोई सिविल जज होगा, कागजात नामजदगी सिविल जज के सामने दाखिल होते हैं, विल बी अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर इन द केस ऑफ इलेक्शन। अगर वो अपॉइंट होते हैं जुडिशरी से, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त कौन होगा, जुडिशरी से होंगे या नहीं। जैसे पहले होता रहा है, हमेशा जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास कागजात नामजदगी दाखिल होते हैं, वहीं ऑब्जेक्शंस की हियरिंग होती है। फिर अगर वो हक में दें या खिलाफ दें, जो एग्रीव पार्टी होती है वो अपील करती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये देखना होगा रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन होंगे, जो भी होंगे उनको फैसला इसी पे करना होगा कि 5 साल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करेगा, ये अमेंडमेंट प्रिवेल करेगी। उस पर जो भी फैसला होगा, जो पार्टी जिसके खिलाफ आएगा वो अपील करेगी। जो नवाज शरीफ साहब के साथ जाहिर है अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, फिर तो तरीन साहब का रास्ता भी साफ हो जाएगा, जहांगीर तरीन साहब का। जी अभी देखें ये जो 5 साल की तो उन पे भी लगती है, क्योंकि उनको भी ताहयात नहली एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही हुई है। तो नेचुरली ये दोनों को उस पे ये हो सकता है तरीन साहब भी अपना फैसला, वो तो एक पार्टी के अब लीडर भी बन गए, तो उसमें वो दाखिल करेंगे। हो सकता है उन पे भी ऑब्जेक्शन आए, नहीं आए, अब डिपेंड करता है कि कोई उनके खिलाफ जो लड़ा है ऑब्जेक्शन करेगा भी या नहीं करेगा, ये भी देखना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सदन कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज निगरान वज़ीर आला केपी के आज़म खान के इंतकाल से सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। आज़म खान के इंतकाल से सूबे की जो आइनी और इंतज़ामी जिम्मेदारियां हैं वो गवर्नर KPK के सुपुर्द हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अगले निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए गवर्नर KPK, साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर को ख़त लिखकर 3 नाम मांगे जाएंगे। अगर किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर जो मामला है ये पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, और अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं करेगी तो फिर जो हतमी फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन को ही करना होगा। अब सवाल ये है कि अगला जो निगरान सेटअप है ये कितनी देर में मुकम्मल होगा। जाहिर है इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, वक्त कम है, तो ये प्रोसेस क्या मुकम्मल हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा। इसके अलावा जब इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंतखाबात की डेट के हवाले से तो जाहिर है किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है इलेक्शंस के हवाले से, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है इंतखाबात की शफाफियत, इंतखाबात का लेवल प्लेइंग फील्ड, तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम सियासी लीडरान को यकसा मौक़े फराहम करना। आज सदर मुमलिकत ने भी ख़त लिखा निगरान वज़ीर आज़म को और कहा कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की, जिसके जवाब में अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि बात सिर्फ सदर मुमलिकत नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझ रही है। वो तो कह रहे हैं कि
सिलेक्शन हुई तो नुकसान होगा, वो कह रहे हैं कि इस दफा भी पंक्चर्स किए गए तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। मतलब ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किंग्स पार्टी ही नून लीग को समझ रही है, जिस पर सवाल उठा दिया, जिस पर कह दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि 2008 की तरह इस बार भी किंग्स पार्टी को शिकस्त देंगे। तो ये जो शकूक शुबात हैं इंतखाबात की शफाफियत को लेकर, क्या वाकई ये इंतखाबात को मशकूक बना रहे हैं, और कितनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या करे कि तमाम सियासी जमातें जो है वो इंतखाबात के इनकाद पर अपना जो एतमाद है उसको यकीनी बनाएं। इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह मैंने कहा कि इंतखाबात की शफाफियत को लेकर और सिर्फ सदर मुमलिकत ये बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ ये बात नहीं कर रही है, ये बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है। एक इमेज बन गया, एक तासुर ये बन गया है, और ये तासुर जाहिर है कोई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह नवाज शरीफ वापस आए हैं, जिस तरह उनके केसेस के हवाले से बात हो रही है, जिस तरीके से नून लीग कॉन्फिडेंट है, तो सवाल तो उठेंगे। पीपल्स पार्टी भी उठा रही है, तहरीक इंसाफ भी उठा रही है, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबको एक जैसे मौके फराहम करना। देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जहां तक हमारी इतला है उसके मुताबिक उन तमाम पार्लिमानी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने जब ये ज़ाब्ता इखलाक मुरतब हो रहा था तो उनको मदऊ किया था, उनसे राय ली थी, और उनकी राय लेने के बाद ही उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो हमें इंतजामिया से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अदलिया ने इनकार कर दिया है और माजरत कर ली है कि हम अदलिया के जुडिशल ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे अपने बहुत मसाइल हैं। इन हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से ही तमाम रिटर्निंग ऑफिसर दिए जा रहे हैं, उसकी छानबीन खुद चीफ इलेक्शन कमीशन खुद कर रहे हैं। वो एक एक ऑफिसर को जानते हैं, एक एक मामलात को वो देख कर अपना फैसला करेंगे, और 15 नवंबर के बाद किसी टाइम भी रिटर्निंग ऑफिसरों की नोटिफिकेशन हो जाएगा हमारे इतला के मुताबिक। अब आप आगे चलिए, देखो सियासी जमातें कभी मुतमईन नहीं होती। आप पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात 1951 से लेकर 2018 तक देख लें, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो कभी कोई सियासी जमात ने कभी भी इलेक्शन जो उनके हक में जाता है तो तस्लीम कर लिया जाता है, जिनके हक में नहीं जाता तो खुद क्रिटिसाइज किया जाता है, तनकीद की जाती है। ये सारे इलेक्शन हुए नहीं, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं, होंगे, कोई हारेगा तो सवाल उठाए, समझ में भी आती है। कंवर साहब, अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है, अब तो हर कोई समझ रहा है कि अगर कोई वजीर आजम बनने जा रहा है या जिसको बनाया जा रहा है उसका नाम नवाज शरीफ है। 2018 तक नहीं, मेरा अर्ज कर मैंने कहा कि तमाम सियासी जमातें जब भी जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए 51 से लेकर 2018 तक हर सियासी जमात ने, हारने वाले ने इलेक्शन पर तनकीद की है और उसको अदम एतमाद किया है। ये हमारी रवायत चली आ रही है पाकिस्तान में। लेकिन अब ये जो 2023-2024 में इंतखाबात होने हैं वो भी ज़ाहिर है कभी से उनके लोगों के अपने राय हैं, तफजात हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान को खत नहीं लिखना चाहिए था। वो एक वफाक की अलामत है। वो तमाम सियासी जमातों के एक सरपरस्त आला हैं, तमाम सिस्टम के सरपरस्त आला हैं, तो उनको ये खत लिखना मुनासिब नहीं था, ये हमारी राय है। लेकिन बहरहाल उनका खत भी दे दिया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी जो कहा है कि एक इंतहाई रियासती आला ओहदेदार, इशारा तो सदर पाकिस्तान की तरफ ही है, तो उन्होंने ये कहा है कि वो भी अभी से इलेक्शन को वो मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो ये भी जवाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी नहीं देना चाहिए था, सदर मुमलिकत के बारे में रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से राय आ गई है। अब मामला ये हो रहा है कि इलेक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि पाकिस्तान की रवायत रही है, लेकिन इस मौजूदा हालात में हमने देखा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी न किसी हद तक बिल्कुल गैर जानदार रहेगी। उन्हें मालूम है कि इलेक्शन के बाद हमारे खिलाफ मुकदमे भी बनेंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लेना है। वो भी बड़े मामले में बड़े मोहतात भी हैं, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं है जो 2018 में था। ये इलेक्शन कमीशन 2023-2024 का इलेक्शन कमीशन अभी तो नवाज शरीफ साहब की अभी सबकी नजरें लगी हैं और बहस हो रही है कंवर दिलशाद साहब कि नवाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी हैं
वो रिजेक्ट होते हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि वो अल अज़ीज़िया में कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं। एक तरफ नून लीग ये समझती है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद उनकी जो नाअहली की मुद्दत 5 साल जो हुई है उसके नतीजे में वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का जो ताहयात नाअहली का फैसला था, कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो प्रिवेल करेगा, इलेक्शन एक्ट इस पर लागू नहीं होता। तो ये तो फिर एक इलेक्शन कमीशन का भी ज़ाहिर है एक देखना है कि वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर जो है ना वो फैसला करेगी, रिजेक्शन का या एक्सेप्ट करने का। ये दरअसल मामला बड़ा अबहम पैदा हो गया है। उसमें ये हुआ है कि जब इस वक्त जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये फैसला दिया था उमरता बंदियाल ने कि इसका जो असरात जो होंगे वो पिछली तारीख से नहीं होंगे, आगे के जब मामला होगा वो अपील करने का हक होगा। तो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उस पहरे को बरकरार रखा। वो ज़ाहिर है वो 7 और 8 के मुकाबले में वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो बहरहाल वो पहरा मौजूद है जिसमें कहा गया है कि अपील का हक जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा इस एक्ट के तहत जो उन्होंने किया। लेकिन अब ये बाकी जो पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है, वो कहती है जी आइन का तो ठीक है, वो तो हमारे नाइल हो गए, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 है उसमें तरमीम होगी है। उसमें कहा गया कि 5 साल की सजा दी जाएगी मैक्सिमम, और 5 साल सजा पूरी हो गई। लेकिन ये एक एक्ट है, जबकि आइन जो है वो बालादस्त होता है। वो आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाइल हो गए हैं, और आर्टिकल 62 अब देखिए ना, आर्टिकल 62(1)(f) तो वो तो खामोश था, उसमें कोई मुद्दत तो नहीं लिखी थी, उसकी तशरीह तो कर दी नवाज शरीफ साहब का जब फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली का फैसला देकर। तो जाहिर है वो तो एक आइन की तशरीह होगी। तो मसला ये है कि प्रिवेल क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम है। यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन किन चीजों को मद्देनजर रखकर पर फिर जो कागजात नामजदगी है उस हवाले से फैसला होगा। अब सबकी नजरें लगी हैं कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कोई ताल्लुक नहीं होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर उनके पेपर जो रिजेक्ट कर दिए इस अपना सेक्शन 63(1) के तहत और 62(1)(f) के तहत, तो फिर वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने सेक्शन 233 के तहत एक्सेप्ट कर लिए, तो जो उनके जो मुखालफिन हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाती। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी कि आया सेक्शन 232 के तहत इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट किए जाए या नामंजूर की जाए। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, और वही इसको बताएगी कि आइंदा बाद में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इसके बारे में कोई फैसला नहीं है। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर एक आजाद खुद मुख्तार होता है अपने फैसले में, उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील जाएगी। ठीक है। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, अब जो नया निगरान सेटअप है KPK में, वो किस तरह तश्कील होगा, उसके लिए कितना अरसा दरकार होगा? ज़ाहिर है पार्लिमानी कमेटी में अगर नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, पार्लिमानी कमेटी में भी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता, फिर आपको पता है 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं। तो ये कितने आपको लगता है कि तब तक ये हो जाएगा या ऐसे ही चलेगा मामला? ये बड़ा इसका आसान तरीका है। पहली बात यह है कि जब KPK के मरहूम वजीर आला बड़े अच्छे थे, हम उनके लिए दुआ को हैं, लेकिन मामला यह है कि उनकी वफात के बाद, इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील हो गई है। अब सूबाई काबीना जो है वो तहलील हो चुकी है। हाँ। और इस लिहाज से अब वो सारे मामला जो हैं वो सेनेट देखेगी, और सेनेट की जो कमेटी बनेगी वो जो अपना इलेक्शन में पाकिस्तान को रेफरेंस भेजेगी, वो इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब के मुशीर कंवर दिलशाद साहब थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की जो मुल्क बदरी है यह पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बनती जा रही है। जब से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने मुल्क वापसी का पाकिस्तान ने फैसला किया, ऐलान किया, तब से हमने ये देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में अचानक से इजाफा हुआ।
अफसोस की बात तो ये है कि एक अरसे तक अफगानी बहन भाइयों की खिदमत करने के बाद, मेहमान नवाजी करने के बाद, बजाय इसके कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मशकूर हो, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे, उल्टा ये अफगानिस्तान जो है ये पाकिस्तान से नाराज़ हो रहा है और कह रहे हैं कि इंतहाई ख़राब हालात में जो है वो आप वापस भेज रहे हैं। दुनिया भी प्रेशर डाल रही है। अब जो ममालिक अफगानियों को अब गले अपने लगा रहे हैं, अब अफगानियों को वो मुल्क ज़्यादा अच्छे लगना शुरू हो गए और अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात आना शुरू हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान जो बोएगा वो काटेगा। अफगानियों को निकालने के नतायज भुगतना होंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान को इनडायरेक्टली अब धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या तालिबान हुकूमत की नाराज़गी से वहाँ मौजूद तहरीके तालिबान पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगी? क्या उनके दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिल जाएगी? जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुतालबा किया कि TTP के दहशतगर्द अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रोका जाए, तो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने ये कहकर जवाब दिया कि पाकिस्तान में अमन कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान अपने मसाइल का खुद जिम्मेदार है। तो भाई अगर पाकिस्तान अपने मसाइल का खुद जिम्मेदार है तो हमें अपने मसाइल का हल निकालने के भी हम जिम्मेदार हैं। तो आप हमें हमारे मसाइल का हल क्यों नहीं फिर निकालने देते हैं? तो क्या फिर हम अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी बनाने के हम हकदार नहीं हैं? क्या अगर हम वो बना रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अब अफगान मुहाजिरीन का यहाँ रहना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, तो फिर हमारे खिलाफ बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? अब देखना यह है कि दुनिया इस पर क्या रिएक्ट करती है। अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के हर बड़े शहर में कारोबार भी किए, कारोबार खड़े भी किए। इसके उलट जो था, दुनिया भर में मुहाजिरीन को ख़ास जो है ना ख़ास इलाकों में मखसूस शराइत पर जो है वो पनाह दी जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान में हर जगह पर थे अफगान मुहाजिरीन। कराची भरा पड़ा है, हमारा जो KPK वो भरा पड़ा है, पंजाब में अफगान मुहाजिरीन थे, हर जगह पूरे मुल्क में अफगान मुहाजिरीन फैले हुए थे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है तो पाकिस्तान ने अपने मुल्क के हालात के लिए, अमन व अमान के लिए जो बेहतर समझा वो इकदाम करने शुरू किए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि अब जो अफगान हुकूमत है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गई और ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने अमन के, अपने हालात के अब खुद जिम्मेदार हैं, जो पाकिस्तान ने बोया है वही काटना पड़ेगा। इनडायरेक्टली अब हमें धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। मैं बात करूंगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान जब अब डटकर खड़ा है और हम समझते हैं कि अफगान मुहाजिरीन का मजीद पाकिस्तान में रहना ये अमन व अमान की सूरत हाल के लिए ठीक नहीं है। जितना इज्जत से, जितना प्यार से, जितनी मेहमान नवाजी एक अरसे तक हम लोगों ने अफगान मुहाजिरीन की बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, हमारे मशकूर हो, उल्टा अफगान हुकूमत पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आई है। जी हाँ, बिल्कुल शुक्रिया। देखें, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस तरफ इशारा किया था कि हमने पिछले 45 साल से अफगान रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे बिठाया और फिर जो इलीगल लोग भी आए उनको भी अकोमोडेट यहाँ पे किया, लेकिन इसके बावजूद हमका वो जो सिला हमें वो नहीं मिल रहा है। अब 2021 की सूरत हाल देखें, बिफोर टेकिंग ओवर ऑफ बाय अफगान तालिबान, उस वक़्त 86% रिडक्शन थी इन टेररिज्म पाकिस्तान में नहीं थी, डिसमेंटल हो चुकी थी और पाकिस्तान उस वक़्त कंसंट्रेट कर रहा था और 5th जनरेशन वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर की बात हो रही थी कि हमने इस पे फोकस करना है। बट 15 अगस्त 2021 के बाद देखें, और जब तालिबान ने टेक कवर किया और जिस तरह हमारे तवक्कुआत थे और हमने सोचा था हमारा वेस्टर्न बॉर्डर्स अभी सेफ होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका और इसके बाद 2 साल में 2267 सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं इन 2 सालों में। और इसके अलावा देखें कि हमने अफगानिस्तान को बावर भी कराया कि जी इसमें ये 24 जो खुदकश हमले हुए उसमें 14 अफगान नेशनल इन्वॉल्व हैं, 67 अफगान नेशनल्स वो मारे गए हैं वाइल बैटलिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है अफगान तालिबान से
कि भाई आप अपनी सरजमीन को और टेररिस्ट को यूज करने न दें, और ये कमिटमेंट उन्होंने की हुई है दोहा कार्ड के मुताबिक। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी रिसेंटली हुआ है, दैट इज दी अमेरिकन वेपन्स जो अवेलेबल हैं, तो उनका वो फ्री यूज कर रहे हैं, और फ्री अब दे आर फुली इक्विप्ड विद नाइट विजन डिवाइसेस लगा के आ रहे हैं, स्नाइपर्स लगे हुए हैं। सो दैट्स वाई वो इजीली मूव कर सकते हैं, बेसिकली ऑपरेट वहीं से कर रहे हैं। अब रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, जो पसनी में हुआ और PF बेस मियांवाली में हुआ, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं PF बेस मियांवाली वाज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। तो इसका मतलब है इसकी प्लानिंग और जो कंसीव किया था वो तो रहा नहीं किया था, तो लोग तो यूज हुए TTP वाले। और इसी तरीके से पसनी में जो अटैक हुआ था वहां तो इसका मतलब यह है कि TTP अब इस सूरत-ए-हाल का मजीद फायदा उठाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें कमिटमेंट जो है, अब अफगान तालिबान की जो जिम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जो उसने कमिटमेंट दी थी, बिसाइड दोहा कार्ड, UN सिक्योरिटी काउंसिल की इस पर रेजोल्यूशन से ट्राइलेटरल मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, उसमें कमिटमेंट है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कमिटमेंट की है। ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कमिटमेंट जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कमिट किया हुआ था। तो देखें अगर अफगानिस्तान ऐसे नहीं करेगा तो उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे। एक तो उनको कोई तस्लीम नहीं करेगा, सेकेंड उनके एसेट जो ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं वो खुलेंगे नहीं, वो उसी तरह रहेंगे, और इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगे, सैंक्शंस लग सकते हैं, और पाकिस्तान ने जो ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी दी है उसमें मुश्किलात आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हमने देखा, जब से अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का ऐलान हुआ, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े। फिर अफगान तालिबान का ये कहना कि अमन अमान की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान बोएगा वो पाकिस्तान वही काटेगा। इसका मतलब ये है कि आप TTP वहाँ से हमले करे, दाइश यहाँ पर आए, अफगान हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, वो जिम्मेदार नहीं है। तो अब तो हमें और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। देखें कि अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम एज ए सोवरेन स्टेट हम उस पर एक्शन ले लें। दैट्स वाई हम जो इलीगल लोग पाकिस्तान में थे उनको वापस भिजवा रहे हैं, क्योंकि वी हैव ऑल द डाउट्स, और हमारे पास एविडेंस है कि ये फैसिलिटेटर्स थे, सिंपैथाइजर्स थे। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इसमें हमारे पास एविडेंस है, ये लोग उसमें शामिल थे, और इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम्स में भी शामिल थे। आपने देखा होगा इंडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, क्योंकि वो चाहते थे ये पाकिस्तान में ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के लिए भी फैसिलिटेटर्स थे। तो दैट्स वाई वो चाहते थे दे शुड स्टे इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। तो वो मसला है। तो पाकिस्तान अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले रहा है, स्मगलिंग पे क्रैक डाउन कर रहा है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सीधा कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तमाम स्टेप्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ममालिक उनको गले लगा रहे हैं, यूरोपियन ममालिक, कल को आपको नहीं लगता ये मसाइल वहां पर भी खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग टीम की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह TTP वहां स्ट्रेंथ गेन कर रही है, तो लाइकली चांसेस है अल-कायदा के साथ भी इनकी वो अलायंस हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली ISK के साथ भी हो जाएगा। अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और अब एक नई डेवलपमेंट हुई है कि TTT एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान। तो जो नॉर्थ में जो एरियाज हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट से अफगानिस्तान के बदख्शां के एरिया में, वहां पे उनको कंट्रोल दिया गया है, एंड सब्सिक्वेंटली दे विल मूव इनटू ताजिकिस्तान। तो ये थ्रेट रीजन में जा रहा है, तो इसका मतलब है सेंट्रल एशिया सेफ नहीं है, और इसके बाद जब सेंट्रल एशिया से ये निकलेंगे तो पूरे फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचेंगे। तो ये तो आप देखें कि जो स्पेशल एनवाई है US का, टॉम वेस्ट, उसने भी वार्न किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव बैठी है UN में, लिंडा वेस्ट, उन्होंने भी कहा है कि थ्रेट है। फिर आपने फिर देखा होगा जनरल जो मैकेंजी है, उन्होंने भी कंसर्न शो किया है। जनरल एरिक जो अभी प्रेसिडेंट सेंटकॉम के चीफ है, उन्होंने भी कहा है। सो थ्रेट इज रियल। अगर दुनिया इसको इग्नोर करती रहेगी तो ये वो सिचुएशन क्रिएट होगी जो किसी जमाने में अल-कायदा के पास थी, कि वो दुनिया सारी में वो थ्रेट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन में हमें TTP को इंगेज करने की ज़रूरत है? जिस तरह माजी में मुज़ाकरात होते भी रहे, नाकाम भी होते रहे, लेकिन ये अब हालात हैं, जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, TTP को हमें इंगेज करना चाहिए।
नहीं, देखिए टीटीपी को तो एंगेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये टीटीपी को हमने पहले एंगेज करके हमें बड़ा नुकसान हुआ। देखिए जब टीटीपी को हमने एंगेज करने की कोशिश की एंड देयर वाज अ सीज फायर, और उस सीज फायर का उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। फायदा ये उठाया उन्होंने रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया, अपना आपको वेपन से लेकर तैयारी करके और फ्रेश रिक्रूटमेंट की, और फ्रीली दे वर रोमिंग इनसाइड अफगानिस्तान। तो अब तो आर्मी चीफ ने भी कहा कि भाई जत्थों से बात नहीं होगी, हमारी बात होगी विद अफगान तालिबान के साथ होगी, क्योंकि वो उनके मुल्क में रह रहे हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द अफगान तालिबान। लेकिन अब तो अफगान तालिबान भी हाथ खड़े कर रहे हैं ना। अफगान तालिबान इसमें हमारी मदद कर सकते हैं जब वो ऐसी सूरत में, जब वो उल्टा हमसे नाराज हो रहे हैं अफगान महाजिरों को वापस भेजने में, तो टीटीपी को एंगेज करने में, मुज़ाकरात करने में वो क्या हेल्प आउट करेंगे हमारा? देखिए वो कर सकते हैं, बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है कि वो उनको अनाम कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं। देखिए उनकी एलिजियंस है विद मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ है। अगर वो फतवा जारी कर दें कि आपने ऐसा नहीं करना है, यहां से कोई हमला नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा। जो पिछला जो उन्होंने डिक्री फतवा दिया था, उन्होंने कहा इट वॉज फॉर अफगान नेशनल्स। अब इनके लिए ये कह सकता है एक वो चीज है कि इसमें कि वो यहां से हमले नहीं होंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली ये है कि जब ऐसा होगा वहां से अफगान तालिबान ऑपरेट करेंगे तो मसाइल तो अफगान गवर्नमेंट के लिए वहां से उठेंगे। ब्रिगेडियर साहब मैं ये पूछ रही हूं कि ऐसे में हमें बॉर्डर मैनेजमेंट को आप नहीं समझते कि स्ट्रांग करने की, मजबूत करने की जरूरत है? यही एक वाहिद रास्ता है कि हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम हो, हम दहशतगर्दी के वाकयात से बच सकते हैं अगर हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, मजबूत हो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। और वैसे देखें कि ऑलरेडी पाकिस्तान एक हालत जंग में है पिछले 2 साल से, और आप समझ लें कि जो जंग थी पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुकी है, और जोग्राफिकली आप देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक फैल चुकी है, और सारों का ओरिजिन वहाँ अफगानिस्तान से है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी वी आर बैटलिंग अगेंस्ट टेररिस्ट दोनों सूबों में कर रहे हैं। और यकीनन है कि जब हद से ज्यादा पानी गुजर जाएगा और मजबूर होगा तो पाकिस्तान के पास फिर द राइट है कि हम फिर इसको अफगान तालिबान से कहेंगे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर ये हमें दे दें, हम इनको फिर सीधा करते हैं। ब्रिगेडियर साहब इलेक्शंस भी सर पे हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं। मौलाना साहब पहले ही अमन अमान की सूरत हाल के बारे में कह रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, हम तो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। तो ये तो इलेक्शन का प्रोसेस भी सारा इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। नहीं जी, हर चीज तरीके से होगी, यकीनन इसके लिए बातचीत होगी। पहले बातचीत के दरवाजे दोबारा खुलने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, और बैकडोर चैनल भी इस पर चलना चाहिए, और तालिबान को एंगेज हमें करना चाहिए। हमें रिलीजियस डिप्लोमेसी भी यकीनन करनी चाहिए, वो भी अफगान तालिबान के साथ करनी चाहिए। और हमें तवक्को अफगान तालिबान से देखें कि अफगानिस्तान में पीस होगा, स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, तो वहां पे होगी तो यहाँ पाकिस्तान में होगी, क्योंकि वो वी आर लिंक्ड विथ ईच अदर। तो हमारी हर वक्त कोशिशें देखें, हम जंगें लड़ते रहे अफगानिस्तान के लिए, अगर वो रियलाइज नहीं करते हैं। राइट फ्रॉम 1979 में जब 10 साल थे सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद हम लड़े, पाकिस्तान लड़ा, और 9/11 के बाद भी हम ही लड़े हैं। और जो पिछले 20 साल थे जब करज़ई की और अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो वो हम पे हमले हो रहे थे, वहां से राव वाले बैठ के हमले कर रहे थे। सो पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 86,000 पाकिस्तान की शहादतें हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस के, और $126 बिलियन की हमें नुकसान उठाना पड़ा है। तो दुनिया को रियलाइज नहीं है, क्योंकि हम जंग उस वक्त हमें तो किसी ने मदद नहीं की है। आज जब अफगान रेफ्यूजीज की बात करते हैं, अफगान नेशनल्स की बात करते हैं, कोई कंट्री हमें मदद तो नहीं कर रहा है। अफगान महाजरीन की सूरत हाल आप ये देख लें कि जब से सीरिया में रेफ्यूजीज वाला सिचुएशन क्रिएट हुई टर्की में, तो वो सारे लोगों की कंसंट्रेशन उस तरफ चली गई है। तो यहाँ पाकिस्तान में तो कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा है, तो पाकिस्तान खुद खर्चे कर रहा है। पाकिस्तान हैज बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो पाकिस्तान खुद खर्च कर चुका है इनके ऊपर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।